हाय स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप रिवाइज करेंगे। एक एक वर्ड जो मैंने आपको लिखवाया था, तो जरा अच्छे से वर्ड टू वर्ड आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। अगर हम इसमें टेक्निकली कहें 74 सेक्शंस हैं और इसमें आते हैं टोटल कितने चैप्टर। अगर चैप्टर वाइज मैं कहूं तो आते हैं 7 चैप्टर, राइट, जो 7 चैप्टर अपने कोर्स में है, यूं कह लीजिए। लेकिन क्या हमारे कोर्स में ये सारे के सारे सेक्शन हैं? अगर हम स्टडी मैट के हिसाब से चलते हैं तो देखिए आईसीआई के हिसाब से हमारे कोर्स में जो सेक्शन बन रहे हैं वो बेटा 1 से लेकर के 49 तक तो है, लेकिन उसके बाद अपने कोर्स में सिर्फ हमें कितने और दिखते हैं? 3, 58, 59 एंड 69। एग्जाम की वेटेज 15 से 20 नंबर है, लेकिन ध्यान दीजिए आईसीआई साफ कहता है 5% क्या हो सकता है? प्लस माइनस, जिसे हम कहते हैं डिविएशन, राइट। सो बेटा चैप्टर नंबर 1, जिसे हम हमेशा कहते हैं प्रिलिमिनरी, 3 सेक्शन का है। तो सेक्शन नंबर 1 में आप सारे जानते हो 3 बात होती है। शॉर्ट टाइटल बता दिया, एक्सटेंट और इंटायर इंडिया। तीसरा कमेंसमेंट 1 अक्टूबर 1932। अब सेक्शन 2 में आती है डेफिनेशंस। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, स्टडी मैट में सिर्फ एक ही है, 2 का ए, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एक्ट ऑफ फर्म। क्योंकि पार्टनर्स क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, वो फर्म के बिहाफ पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो कहता है मींस एनी एक्ट। एक्ट का मतलब कुछ करना, ओमिशन का मतलब कुछ नहीं करना। किसने एक्ट किया? बाय या तो सारे पार्टनर्स, या किसने? किसी एक पार्टनर ने, या हर पार्टनर क्या होता है? दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। तो हम कहते हैं एजेंट ऑफ द फर्म, जिससे विच गिव्स राइज टू अ राइट, जिससे एक राइट मिलेगा जो इन्फोर्सेबल होगा। या तो फर्म इन्फोर्स करेगी थर्ड पार्टी के ऊपर, या थर्ड पार्टी इन्फोर्स करेगा किसके ऊपर? फर्म के ऊपर। तो ये डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। एक्ट और ओमिशन किसके द्वारा? 3 लोग, ऑल पार्टनर्स, एनीवन या एजेंट, विच गिव्स अ राइट इन्फोर्सेबल बाय द फर्म और अगेंस्ट द फर्म। 2 का बी बिजनेस है, मैंने करवा भी दिया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, आप यहां देख सकते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन मैंने दी थी। 2 का बी इंक्लूड्स टॉप, जहां हमने कहा था ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, राइट। और सी में आता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। 2 का डी, क्योंकि पूरे एक्ट में देखिए थर्ड पार्टी वर्ड आता है, तो थर्ड पार्टी है इन रिलेशन टू, किसके हिसाब से थर्ड पार्टी? फर्म या पार्टनर के लिहाज से। सिंपल सी भाषा में जो कौन नहीं है? फर्म का पार्टनर नहीं है, दैट इज थर्ड पार्टी। 2E का मतलब है इस पूरे एक्ट में कुछ वर्ड्स आए जो डिफाइंड नहीं है, तो आप उनका मीनिंग कहां से ले लीजिए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 खुद कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 लगेगा किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर। तो अगर आप एग्जैक्टली चैप्टर वाइज भी लिखना चाहें तो ये पहले 3 सेक्शन आपके कहां जाते हैं? दीज कम्स अंडर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम हमेशा हर एक्ट में क्या होता है बेटा? प्रीलिमिनरी। और ये चैप्टर आता है सेक्शन 1 से लेके 3 तक, राइट। और इसके बाद हमारे कोर्स में स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। और ये चैप्टर आता है कौन से सेक्शन से? 4 से लेके 8 तक। इज दैट ओके? 4 से लेके 8 तक। ध्यान दीजिएगा, आपको कंपाइलर बुक भी करवाई थी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इतनी जल्दी चीजों को आप ना भूलें तो बेहतर। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो हमारे बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, राइट। सो आप लिखना भी चाहें अलग से, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। और ये आ गया जी आपका सेक्शन नंबर 4 से लेके 8। देखिए सेक्शन 4 में क्या आता है? सेक्शन 4 में आती है बेटा 4 डेफिनेशंस, राइट। सेक्शन 4 में 4 डेफिनेशन। एक पार्टनर, पार्टनर कौन है? पर्सन्स हैं हु हैव एंटर्ड इनटू व्हाट? पार्टनरशिप, राइट, विद वन अनदर। इंडिविजुअली को क्या कहते हैं? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म। और फर्म नेम का मतलब है नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मैंने कोड की दी थी पा,
सिस्टर, ब्रदर एंड माँ। तो पहला हिस्सा हमने पा से कहा था, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है, पी से। पर्सन मिनिमम होंगे 2, मैक्सिमम 50 किसने कहा? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464 में। इसलिए हम इससे एसेंशियल बनाते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन होंगे? विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ध्यान दीजिए, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ क्या हो सकता है? एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स अंडर सेक्शन व्हाट 30। ए से आ गया, इसके लिए एग्रीमेंट करना जरूरी है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहें, डीड कहें, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, और नो डाउट उसी के हिसाब से पार्टनरशिप में क्या बनेगी? डीड बनेगी। कहने का मतलब है पार्टनरशिप अराइज नहीं होती स्टेटस से, चाहे ये सेक्शन स्टडी मैट में नहीं था, फिर भी मैंने आपको करवा दिया था। दैट इज एचयूएफ या बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस, दे आर नॉट व्हाट? पार्टनर्स। वो तो उनका स्टेटस अलाउ करता है। एस से आपने शेयर करना है प्रॉफिट, जिसका मतलब है लॉसेस भी होंगे, लेकिन कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती अगर सिर्फ प्रॉफिट किसको मिलेंगे? एक पार्टनर। क्लियर है? लेकिन अगर किसी पार्टनर का लॉस में शेयर नहीं होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जरूरी पॉइंट क्या है? प्रॉफिट्स में शेयरिंग। राइट? देन क्या करना जरूरी है? बिजनेस हमने पहले ही बात कर दिया था, बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है? गेन के लिए होता है। बिजनेस कौन कैरी करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कि हर पार्टनर लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ अ पार्टनर। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन व्हाट? म्यूचुअल ट्रस्ट, फेथ या फिड्यूशियरी रिलेशन, जिसे हम कहते हैं। अब कहता है किस तरह से पता लगेगा कुछ लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं? इसे कहते हैं हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 6। तो हमने कहा मेन फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, यही है रियल टेस्ट या कार्डिनल टेस्ट कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए। यहां हमने एक्सप्लेनेशन 1 में कहा था, अगर आप को ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के, कॉमन इंटरेस्ट कहो, ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहो, कॉमन प्रॉपर्टी कहो, तो प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस नहीं है, उससे आप क्या नहीं बन जाते? पार्टनर्स। एक्सप्लेनेशन 2 में हमने 4 बातें की थी कि आप माना आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बिजनेस के कर रहे हो, तभी आप पार्टनर नहीं बनोगे, क्योंकि मेन फीचर क्या है? माँ का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल एजेंसी। जैसे किसी ने फर्म को लोन दिया और एग्रीमेंट हुआ, उसको इंटरेस्ट की बजाय क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एम्प्लॉय और सर्वेंट को सैलरी की बजाय क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर की मृत्यु होगी, उसके घर वालों, विडो और चाइल्ड को अपने ड्यूज के बदले क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट में कॉन्टिन्यूअस शेयर। एंड लास्ट में अगर कोई पार्टनर रिटायर वगैरह हो गया, प्रीवियस पार्टनर है, उसके भी ड्यूज हमने नहीं दिए, तो उसे क्या मिलता जाएगा? शेयर इन प्रॉफिट्स। तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जहां हम 2 तरह से करते हैं, एज पर ड्यूरेशन और एज पर पर्पस। ड्यूरेशन में हमने 2 कैटेगरी की थी। सेक्शन 7 में पार्टनरशिप एट विल, जिसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डीड हुआ, आपने ड्यूरेशन की बात नहीं करी, टाइम क्या नहीं किया? फिक्स नहीं किया। ना ही ड्यूरेशन को फिक्स करने का कोई क्या डिटरमिन किया है? तरीका। राइट? कोई तरीका भी आपने फिक्स नहीं किया। तो कहने का मतलब है आप इसे कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। यही कौन कहता है? सेक्शन नंबर 43। बस आपको क्या करना है? ये वॉलंटरी डिसोल्यूशन हम इसे कहते हैं। आपको क्या देना है? नोटिस देना है अपने इंटेंशन का। किसको देना है? बाकी सारे पार्टनर्स को। फर्म डिसॉल्व कब से हो जाएगी? जो नोटिस में आपने टाइम बता दिया है। नहीं बताया है तो नेचुरल है जिस दिन उनको ये नोटिस क्या हो गया? कम्युनिकेट। सेकेंड हिस्सा इसमें आता है फिक्स पार्टनरशिप, जिसका मतलब हो गया आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। इसके साथ रेड विद हम सेक्शन 42 पढ़ते होते हैं कि 4 ग्राउंड होते हैं जिस पे फर्म बंद हो सकती है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड या सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें ये लिखा है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। नंबर 2 आता है एज टू पर्पस। तो जैसे हमने कहा एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो ये किसी एक खास कार्य के लिए है, जिसे हम कहेंगे अंडरटेकिंग या एडवेंचर, एक स्पेसिफिक पर्पस। अगेंस्ट 42 में, क्योंकि 42 में ध्यान रखिए 4 ग्राउंड दिए हैं, जिसकी कोड की मैं बोल देता हूं FDIC। तो यहां पे पॉइंट क्या बन गया? सी का मतलब कि जैसे ही वो स्पेसिफिक काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो स्पेसिफिक काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन 42 कहता है फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पार्टनरशिप एट विल में। जनरल पार्टनरशिप का मतलब है पर्टिकुलर था किसी खास कार्य के लिए, ये करते रहेंगे कुछ भी हम करें, कोई खास काम स्पेसिफाइड नहीं है।
तो इसके बाद अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमने हैंड रिटन से नहीं बल्कि किताब से क्या किए थे, कुछ डिफरेंस किए थे। फर्म वर्सेस व्हाट कंपनी, फर्म वर्सेस व्हाट HUF, फर्म वर्सेस व्हाट क्लब, फर्म वर्सेस व्हाट एसोसिएशन। याद आ गया? तो वो सारे डिफरेंसेस इजी थे, बट मेक श्योर वो भी क्या होने चाहिए आपको, ठीक है? वो थोड़ा सा आप काम कर लेना, क्योंकि वो कोई टफ वाली चीज तो है ही नहीं। तो बेसिकली वो 5 डिफरेंस थे, हो जाने चाहिए। देन टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक हमने पढ़ा था एक्चुअल ऑस्टेंसिबल, राइट? ये एक्टिव जो कंपनी के फर्म के बिजनेस में एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसलिए अगर वो रिटायर होना चाहता है 32 में, तो क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, तभी वो आने वाली अपनी लायबिलिटी से क्या हो सकता है, अब्सॉल्व। डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर था जिसकी आइडेंटिटी लोगों को बताई नहीं गई है, राइट? और ये एक्टिव पार्ट नहीं करता है, लेकिन स्टार पॉइंट था, ये लायबल जरूर होगा, और इसके रिटायरमेंट पे कोई पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नॉमिनल क्या था, सिर्फ नाम का ही पार्टनर है, उसकी रेपुटेशन का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कोई एक्टिव पार्ट नहीं करता, सिर्फ अपना नाम ही क्या हुआ है, लैंड किया हुआ है। इसको प्रॉफिट्स में क्या नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखिए स्टार पॉइंट है, लेकिन लायबल ये भी रहेगा। और कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये छोड़ के जाता है तो इसे क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। नहीं देगा तो उसके बाद के एक्ट के लिए भी क्या होगा, लायबल होगा। देयर आफ्टर इनकमिंग पार्टनर कह लीजिए, ये सेक्शन 31 में हम पढ़ते हैं बेसिकली, जो ज्वाइन किया है, जो फॉर्म ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो ज्वाइन किसकी कंसेंट से होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, और अपने आने से पहले वाले एक्ट्स के लिए क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। देन एक छोटा सा और देख लीजिए, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, कहने का मतलब है वो लॉसेस के लिए क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। तो कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है, क्योंकि हमने कहा था शेयरिंग ऑफ क्या करना जरूरी है, अंडर सेक्शन 4 प्रॉफिट्स करना जरूरी है। सो ऐसा पार्टनर हम तब ज्वाइन करवा लेते हैं जब हमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन वगैरह की जरूरत हो, उसको बेनिफिट दे दिया कि ऐश कर, लॉसेस में तेरा शेयर नहीं होगा। अब आउटगोइंग पार्टनर को हम 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं, दैट इज, वैसे देखिए अगर आउटगोइंग पार्टनर वगैरह की अगर हम बात करें तो आपको पता ये होना चाहिए कि आउटगोइंग पार्टनर पे देखिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर पे चैप्टर नंबर क्या आता है, 5 आता है। सेक्शन नंबर 31 और 32 से लेकर 36 तक देखिए क्या बन जाते हैं, आउटगोइंग, और फिर 37 एंड 38 में उनके क्या रहते हैं कि आउटगोइंग होने के बाद भी उनके सर्टेन क्या राइट्स वगैरह। सो सेक्शन नंबर 32 में आया रिटायरमेंट पार्टनर, जिसमें 4 सब सेक्शन है। तो रिटायर कैसे होगा, सबकी कंसेंट के साथ, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, या पार्टनरशिप एट विल है, तो क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए रिटायरमेंट होने से पहले वाले एक्ट्स के लिए क्या रहेगा, ये लायबल रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है अगर एक एक्सप्रेस या इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से हो जाए, किसके बीच में, थर्ड पार्टी एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हो जाए, तो ये बच सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है इसको पब्लिक नोटिस देना होगा, नहीं देना होगा तो रिटायर होने के बाद भी ये क्या रहेगा, एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा। और 4 कहता है नोटिस कौन देगा, ये खुद दे सकता है, या कौन दे सकता है, नई फर्म, जैसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देन आता है देखिए सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्जन पार्टनर का, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो वो एक्सपल्जन क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। डिसीजन लेगा मेजॉरिटी, किसमें लेगा, इन गुड फेथ, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, एज पर व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डीड। लेकिन ऐसे पार्टनर को एक नोटिस देना है, उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी है। और देयर आफ्टर ये सारे के सारे 3 सब सेक्शन जो इधर हमने बोले थे रिटायरिंग वाले, ये कॉपी पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अगर आईसीआई के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो देखिए आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसलिए क्वेश्चन देखने जरूरी होते हैं। तो बहुत बार इसमें हमने एक क्वेश्चन देखा, टेस्ट ऑफ गुड फेथ, कि कैसे पता चलेगा आपने उसको गुड फेथ में निकाला है। तो कुछ नहीं है, आंसर तो वही है जो ऊपर हमने लिख दिया था। तो आप देखते हो वो 3 पॉइंट इस तरह से बना देते हैं कि पहला, इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट फर्म, ठीक है जी, ये भी ऊपर हमने लिखा हुआ है। नंबर 2, फिर उसको क्या देना है, नोटिस, और नोटिस देने के बाद उसे क्या देना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट। देयर आफ्टर आ गया जी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट तभी होंगे जब कोर्ट आपको क्या करेगा, एडजुडिकेट करेगा, तब आप सीज हो जाएंगे टू बी पार्टनर। किस दिन से, जिस दिन ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, एडजुडिकेशन।
चाहे फर्म डिसॉल्व हो या ना हो, क्योंकि इसे अगेन आपको रेड विद क्या करना है, सेक्शन 42, इसलिए बार बार मैं कहता हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां 4 ग्राउंड्स पे फर्म क्या हो जाती है, कंपल्सरी डिसॉल्व ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टीजेंसी, राइट। तो इसलिए एक भी इंसॉल्वेंट हो गया फर्म बंद हो सकती है, लेकिन कहानी किस पे है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, अगर रिवर्स लिखा है नहीं बंद होगी तो कंटिन्यू रहेगी। देन 35 के अंदर आ जाता है हमारा डिजीज्ड पार्टनर या डेथ होगी पार्टनर की, तो उसकी मौत के बाद ध्यान रखिए उसके बाद वाले एक्ट्स के लिए उसकी प्राइवेट एस्टेट लायबल नहीं होगी, ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। और डेथ पे स्टार पॉइंट है, पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। और एक डेथ भी सेक्शन 42, इसलिए बार बार 42 एक ग्राउंड है फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी, राइट। तो थोड़ा रिटायरिंग से रिलेटेड एक हमारे पास केस भी है, विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, जहां क्या कहा गया, डिसएसोसिएशन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म वॉन्ट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, इट विल कंटिन्यू। कहने का मतलब है एक पार्टनर चला गया, इससे कोई फर्क नहीं रहेगा, बिजनेस विल वॉट कंटिन्यू। विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। फिर हमने स्टडी मैट का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, पार्टनर रिटायर हो गया, वो क्या था, टेनेंट था ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की बिल्डिंग। तो देखिए वो पार्टनर नहीं रहा, लेकिन वो टेनेंट तो एज टेनेंट क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, सो टेनेंसी राइट्स वॉन्ट बी अफेक्टेड। इसके बाद आ जाता है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28 के अंदर, जिसे हम ये भी कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर। 2 कंडीशन होती है, एक तो जब आप अपने आप को क्या करते हो, रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, राइट, कि अपने आप को होल्ड आउट कर रहे हो कि मैं क्या हूं, पार्टनर हूं, या अपने आप को क्या कर रहे हो, परमिट कर रहे हो टू बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, पार्टनर। तो हमने कहा था इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आप पार्टनर नहीं थे फिर भी आप क्या बन जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। अगर कोई भी आदमी थर्ड पार्टी आपकी उस रिप्रेजेंटेशन पे फेथ करते हुए फर्म को क्या दे देता है, क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार में सामान या लोन दे देता है, तो रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट, क्योंकि इससे आपने किसी को क्या किया है, इंड्यूस किया है। और जैसे याद कीजिएगा हमने रिटायरिंग पार्टनर 32 में पढ़ा था, हमने कहा था पब्लिक नोटिस देना होगा। तो अगर पब्लिक नोटिस आप नहीं देते हैं तो वो भी तो एक तरह से पार्टनर बन गया एज व्हाट, होल्डिंग आउट, ठीक है ना जी, क्योंकि आप होल्ड आउट करें, आप लोगों को तो बता नहीं रहे। इसके बाद सब पार्टनर या नहीं, चलिए एक चीज और आती है जो स्टडी मैट में नहीं थी, फिर भी मैंने आपको लिखवाई थी, कि इफ आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है विद द ओल्ड नेम ऑफ द फर्म, या जो मर गया उसका नाम आप क्या करें, इस्तेमाल करें। तो देखिए जो पार्टनर मर गया है वो हमने वैसे ही 35 में कहा था, उसकी मौत के बाद ना उसका प्राइवेट एस्टेट लायबल होगा, ना ही उसके कौन लायबल होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब है 28 में क्यों आया, कहने का मतलब है रिटायरिंग नोटिस ना दे तो वो होल्डिंग आउट बन जाता है, लेकिन डिजीज्ड नहीं बनता। देन 29 में हम पढ़ते हैं सब पार्टनर या ट्रांसफरी पार्टनर। पार्टनरशिप देखिए बेस्ड है फेथ के ऊपर, इसलिए कोई भी पार्टनर बिना बाकियों की कंसेंट के साथ अपना हिस्सा, अपना शेयर, राइट और इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसी से बाय सेल या मोर्टगेज या अदरवाइज आप कर रहे हैं, तो क्या स्टेटस रहेगा। तो पहली बात यह है जो सब पार्टनर बना उसको ये 3 राइट नहीं मिलेंगे, ना तो वो फर्म में इंटरफेयर कर सकता है, ना ही वो अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, ना ही उसको बुक्स का इंस्पेक्शन मिलेगा। हाँ, राइट उसके क्या है, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है उससे वो अपने शेयर इन क्या ले सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। और इसके लिए वो अकाउंट्स वगैरह तो देखिए हमने यहां पे भी पढ़ा, आप मांग नहीं सकते हो, तो इसलिए वो जितना दे देगा, आप उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, आप उससे चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर कल फर्म डिसॉल्व हो जाती है या वो ट्रांसफरिंग पार्टनर क्या ले लेता है, रिटायरमेंट, तो नेचुरल उसको उसका शेयर मिलेगा, तो इसलिए उसको शेयर ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए जो सब पार्टनर है अपना हिस्सा असर्टेन करने के लिए तब उसको हक मिलता है, किस चीज का, अकाउंट्स का, राइट। और इसको रेड विद देखिए 31 पढ़िए, इसलिए हम कहते हैं 29 सब पार्टनर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक बाकी क्या ना दे दे, कंसेंट ना दे दे। सेक्शन 30 में आ गया माइनर एज ए पार्टनर। देखिए कोई भी पार्टनरशिप माइनर के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि माइनर क्या होता है, इनकेपेबल होता है, वो एग्रीमेंट कर ही
नहीं सकता एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 11, इसलिए माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन सेक्शन 30 क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का? ही कैन बी एडमिटेड फॉर द व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन एन एग्जिस्टिंग फर्म, लेकिन किसकी कंसेंट से? सभी की। तो उसके राइट्स क्या होंगे? पीपी याद रखें, प्रॉफिट में भी प्रॉपर्टी में भी। अकाउंट्स वो एक्सेस कर सकता है, उसकी कॉपी वगैरह ले सकता है, देख सकता है इंस्पेक्शन, और बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है फॉर व्हाट? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉपर्टी या अकाउंट्स वगैरह। लेकिन वो तभी कर सकता है बट ओनली व्हेन सिवेरिंग रिलेशन विद व्हाट? जब फर्म के साथ वो अपना रिश्ता क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, तभी वो क्या कर सकता है बेटा? केस कर सकता है, वरना वो केस नहीं कर पाएगा। अब माइनर पार्टनर से रिलेटेड उसकी लायबिलिटी क्या होंगी? दो हिस्से हैं, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो भैया ऐसा है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगी अप टू जितना उसका शेयर है, किसमें? पीपी, प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में। उसकी पर्सनल एस्टेट क्या नहीं होगी? लायबल नहीं होगी, ना ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है। और अगर फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी फर्म की कौन ले जाएगा? ऑफिशियल रिसीवर असाइनी। तो ये माइनर और पार्टनर अपना हिस्सा उस ऑफिशियल रिसीवर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना बनता है ये क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। एंड सेकेंड पार्ट में आता है कि भाई मेजॉरिटी के बाद क्या होगा? तो देखिए मेजॉरिटी के बाद उसको समय दिया जाता है 6 महीने ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या जब उसकी नॉलेज में आया कि वो एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स है। विच एवर डेट इज लेटर, उसे क्या देना है? नोटिस देना होगा, क्योंकि उसे डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू और लीव द फर्म। तो इसलिए उसे पब्लिक नोटिस देना होगा। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो जैसे 6 महीने बीत जाएंगे उसकी मेजॉरिटी अटेन होने में, तो ही शैल बिकम व्हाट? पार्टनर। तो हम उसे पार्टनर मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए दो सिचुएशन हमारी निकल के आई, क्या वो पार्टनर बनने के लिए इलेक्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो कब करेगा? या तो उसने हाँ कर दी विलिंगनेस, या उसने वो 6 महीने में वो क्या नहीं दिया था? पब्लिक नोटिस। तो हमने कहा था 6 महीने बाद वो क्या बन जाएगा? पार्टनर। तो उसके राइट तो वही रहेंगे जो पहले वाले थे, माइनर वाले। लेकिन अब उसकी लायबिलिटीज ध्यान से समझनी है। पहले उसकी लायबिलिटी क्या थी? रिस्ट्रिक्टेड थी। कितने तक? जितना उसका शेयर था किसमें? प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी में। लेकिन अब उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले वो पर्सनल लायबल नहीं था, वो पर्सनल लायबल हो जाएगा सारे फर्म के एक्ट के लिए। कौन सी डेट से? जिस दिन वो एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट्स, ना कि मेजॉरिटी के बाद। ये ध्यान रखें। और अगर वो डिसाइड करता है पार्टनर नहीं बनना, तो देखिए वो तो फिर तो क्लियर है, वो जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हमने पहले पढ़ी वही रहेंगी। कहने का मतलब है जब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद वाले एक्ट्स के लिए वो क्या नहीं होगा? लायबल नहीं होगा। और वो अब रिश्ता छोड़ के जा रहा है तो बाकी पार्टनर से वो अपना शेयर मांग सकता है। पीपी स्टैंड्स फॉर अगेन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी में। तो देखिए इसके साथ हम आ जाते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स किसके साथ? बाकी पार्टनर्स के साथ। सेक्शन नंबर 9 से 17। अगर आप 9 से 17 देखिएगा तो ये पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 आता बेटा, राइट? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। तो आप ये साथ में लिखना चाहें तो अप टू यू है। दिस इज चैप्टर नंबर 3, राइट? तो 9 से 17 है, लेकिन थोड़ा हम रिवर्स पढ़ते हैं इसे। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टनर के राइट्स वगैरह हैं, ड्यूटीज हैं एक दूसरे की तरफ, वो डिटरमिन कैसे होंगी? जैसे उन्होंने आपस में क्या बनाया? कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? डीड, विच मे बी व्हाट? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। और टाइम टू टाइम आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या कर सकते हो? चेंजेस, वेरिएशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल। नई क्या बनाते हुए? डीड। देन क्या है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो कहता है अगर हम पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, तो ये रिस्ट्रेंट क्या होगा? ये रिस्ट्रेंट वैलिड होगा। तो सेक्शन 9 में ड्यूटीज आती है। 9 में है उसकी जर्नल ड्यूटीज। 3 बातें हैं। वो काम कर सकता है बिजनेस के लिए टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। उसे क्या रहना है? जस्ट एंड फेथफुल। उसे क्या देनी है? प्रॉपर अकाउंट्स, फुल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। 10 में है अगर उसने कोई फ्रॉड किया है, उससे बिजनेस को जो नुकसान हुआ है उसे क्या करनी पड़ेगी? इंडेमनिटी। ही हैज टू मेक गुड द लॉस। और 12 का बी में क्या है? उसे अपनी सारी ड्यूटीज निभानी है। कैसे? डिलीजेंटली, जिसका मतलब क्या होता है? विद ड्यू केयर। एंड 13 का एफ में है अगर उसकी कोई विलफुल नेग्लिजेंस से बिजनेस में क्या हुआ? लॉस, अगेन उसे क्या करना है? इंडेमनीफाई
करना पड़ेगा। देन उसकी ड्यूटी आती है जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, सेक्शन 15 कहता है आप उसका यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे एक्सक्लूसिवली किसके पर्पसेस के लिए, पार्टनर्स के लिए, मतलब फर्म के लिए, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। और 14 क्या कहता है, प्रॉपर्टी बनती कैसी है, वो जो आप ब्रॉट इनटू बिजनेस है या बिजनेस के फंड से आपने क्या करी, एक्वायर करी, या गुडविल जिसे आप क्या करते हैं, जनरेट। देयर आफ्टर राइट्स पे चलते हैं। तो राइट्स में हम जाते हैं तो मेनली दो सेक्शन आते हैं, 12 एंड 13। तो 12 का ए क्या कहता है, आप बिजनेस के कॉन्डक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये राइट है आपका, डिसीजन मेकिंग में, वर्किंग में राइट है। और डिसीजन जब लेना ऑर्डिनरी मैटर है तो बाय मेजॉरिटी लिया जाएगा, और अगर चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस हो रहा है तो डिसीजन कैसे होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल। 12 का सी। 12 का डी में है आपका राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस इंस्पेक्शन कॉपी आपको मिलेगा। ई में क्या है, आपकी डेथ के बाद आपके लीगल हायर को भी ये राइट्स मिलेंगे। 13 वाले सिर्फ देखिए आपको एफ पॉइंट छोड़ते हुए 5 पहले आते हैं, कोई सैलरी एंड रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल रहेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा 6%, और आपको इंडेमनिटी का राइट है, मतलब यहां आपका लॉस हुआ है, जो कोई खर्चा आपने किया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या इमरजेंसी में, टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम इनकरिंग व्हाट लॉस एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और ध्यान दीजिए सेक्शन 17 में भी आपके थोड़े राइट्स एंड ड्यूटीज इकट्ठा आता है। अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ गया है, चेंज 4 तरीके से होता है, कोई नया पार्टनर आ गया है, या कोई चला गया है, या नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज हो गया है, या हम बिजनेस जो भी है हमारा ड्यूरेशन टाइम पीरियड फिक्स था, फिक्स पार्टनरशिप थी, उसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। तो कहता है राइट एंड ड्यूटी वही रहेंगे जो पहले वाले थे, लेकिन रेड विद सेक्शन 38 है कि अगर आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है तो कोई कॉन्टिन्यूस गारंटी, चाहे फर्म ने दी है थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी ने दी है फर्म को, दैट विल बी व्हाट, रिवोक्ड, राइट। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि सेक्शन 18 से चीजें स्टार्ट होगी, बट हम राइट एंड ड्यूटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अगला राइट जो आ जाता है हमारा, दैट इज विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 5, जो मैंने पहले आपको कहा था इनकमिंग एंड ऑनगोइंग पार्टनर के ऊपर, आउटगोइंग पार्टनर पे। तो उनके राइट्स थे सेक्शन 36 एंड 37 में। तो आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, अगर आपने फर्म से कोई गुडविल वगैरह नहीं ली है। इसलिए हमने इसको नेगेटिव वे में पढ़ा था, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आप नॉट वर्ड याद रखिए, आप ना फर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप फर्म के क्या है, पार्टनर हैं, क्योंकि आप तो आउटगोइंग होंगे, ना ही उसके ग्राहकों को तोड़ेंगे, सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्संस, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर जो फर्म है वो आपके जाने के बाद आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, स्वाभाविक है, इसी को हम कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लॉजिक क्या है, आप उन्होंने आपको क्या दी होगी, गुडविल, तो आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे एक खास समय के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड या विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया, उस इलाके में नहीं करेंगे। 37 था, आप आउटगोइंग पार्टनर हैं तो आपको आपका हिस्सा, आपका शेयर मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो सेटल नहीं किया गया, अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो आपको राइट है, आप शेयर कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में हिस्सा आपको मिलेगा, चाहे आप क्या हो गए हैं, सीज, या उसके ऊपर क्या मिलेगा, 6% का ब्याज मिलेगा, राइट। तो लेकिन अगर आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा खरीद लिया है किसने, किसी सर्वाइविंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ने, तो नेचुरल है आपको सब्सिक्वेंट राइट्स नहीं मिलेंगे, अनलेस जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है फेल्स टू पे हिज व्हाट, ड्यूज। इसके बाद आती है इंप्लॉयड अथॉरिटी, जिसे आप राइट के रूप में देख सकते हैं। तो सेक्शन 19 कहता है इंप्लॉयड अथॉरिटी है क्योंकि आप क्या हो, एजेंट ऑफ द फर्म हो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 है। इंप्लॉयड अथॉरिटी किससे रिलेटेड है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन इसको नेगेटिव वे में लेके चलेंगे, ये कुछ चीजें आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, जहां मैंने आपको कोड की दी थी एबीसी वाली पार्टनरशिप, याद आ गया। ए से आप आर्बिट्रेशन के पास डिस्प्यूट को सबमिट नहीं करेंगे, आप बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवाएंगे, आप कोई क्लेम जो है उसे रेलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, डब्ल्यू से कोई सूट अगर फर्म ने डाल रखा है उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, किसी सूट में एडमिट नहीं करेंगे लायबिलिटी, आई से ना ही मूल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ना ही आप
बेचेंगे, और ना ही फर्म के बिहाफ पे किसी और के साथ पार्टनरशिप में आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और सेक्शन 20 कहता है एग्रीमेंट से, किससे, एग्रीमेंट से जो इंप्लॉयड अथॉरिटी है उसे क्या किया जा सकता है, उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो कहता है अगर इंप्लॉयड अथॉरिटी आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, बट एक्ट डन बाय पार्टनर विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म अनलेस थर्ड पार्टी अवेयर ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्शन। तो कम कर दी गई है तो भैया आप नोटिस तो देना होगा, नहीं दिया तो थर्ड पार्टी की तरफ आप क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। तो देखिए 19 के अंदर सबसे पहली लाइन क्या थी, सब्जेक्ट टू, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22। इसलिए सेक्शन 22 क्या कहता है, मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म। कहने का मतलब है जब आपने कोई कार्य किया एज ए पार्टनर तो लायबल कौन हो रही है, पूरी फर्म लायबल हो रही है। तो इसलिए कहता है जरूरी है जो भी आपने कार्य किया, इंस्ट्रूमेंट मींस कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किया है, तो वो किसके नाम पे साइन होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, या किसी और तरीके से जिससे एक्सप्रेसली या इंप्लाइड चल रहा है कि इंटेंशन है कि बाइंड कौन होगी, फर्म। नॉर्मली तो क्या होगा, फर्म के नाम पे ही होनी चाहिए। और सेक्शन 22 के साथ हम रेड विद 18 करते हैं, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं हर पार्टनर क्या है, एजेंट ऑफ द फर्म है, राइट। तो जिसका मतलब है आप एजेंट फर्म के बनेंगे किसके लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस। आप हर कार्य फर्म के बिजनेस के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए पूरी की पूरी फर्म या सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। देयर आफ्टर सेक्शन 23 आता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, जिसका मतलब है किसी पार्टनर ने कोई स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन दी है, किसको दी है, थर्ड पार्टी को दी है। कब दी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दी है। तो जो भी आपने स्टेटमेंट दी है वो एक एविडेंस हो गया अगेंस्ट व्हाट, फर्म हो गया, क्योंकि आपने किसी चीज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एडमिट कर लिया है। एंड सेक्शन 24 कहता है अगर किसी पार्टनर को नोटिस दिया गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो हम मान लेंगे ये नोटिस किसको दिया गया है, सभी पार्टनर्स को या सारी की सारी फर्म को, क्योंकि आप क्या है, पूरी फर्म के क्या है, एजेंट हैं, राइट। बस एक्सेप्शन ये है अगर क्या किया है, फ्रॉड किया गया है ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ व्हाट, दैट पार्टनर, तब इसे नॉलेज ऑफ द फर्म माना नहीं जाएगा। कहने का मतलब है नोटिस टू वन पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू ऑल। इसके बाद आती है लायबिलिटी टुवर्ड्स व्हाट, थर्ड पार्टीज। तो सेक्शन 25 कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो सेक्शन 25 में ही हम पढ़ते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होता है। कहने का मतलब हर पार्टनर लायबल है, कैसे, ज्वाइंटली एंड सेवरली, थर्ड पार्टी की तरफ। फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, किसने किया, पार्टनर ने किया, व्हाइल ही इज व्हाट, पार्टनर। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, उसने किया विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी विच मे बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड। लेकिन क्या होगा अगर किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया है तो क्या फर्म की लायबिलिटी होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि हर पार्टनर क्या है, फर्म का एजेंट है। तो कहता वो भी होगी अगर उससे क्या हो रहा है, लॉस या इंजुरी किसको हो रही है, थर्ड पार्टी को हो रही है, अगर उसने काम किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या विद द अथॉरिटी ऑफ व्हाट, बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कोल माइन वाला, जहां पे हमने फेंसिंग नहीं की थी और उस नेग्लिजेंस की वजह से एम्प्लॉयज को क्या हो गया था, एम्प्लॉयज को नुकसान हो गया था। तो ऐसी स्थिति में नेचुरल है फर्म को उन एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब आता है जी सेक्शन 27। क्या होगा अगर किसी पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन किया, जिसका मतलब है कोई पैसा वगैरह एम्बेजल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर लिया। दो सिचुएशन है, क्लॉज ए कहती है अगर किसी पार्टनर के पास अपेरेंट अथॉरिटी थी मनी या प्रॉपर्टी लेने की थर्ड पार्टी से और लेने के बाद उसने पैसे गोल कर दिए, मिस अप्लाई कर दिए। दूसरे में है कि फर्म की कस्टडी, फर्म के पास पड़ा था मनी और प्रॉपर्टी और वहां से उठा करके पार्टनर ने क्या किया, मिस अप्लाई किया। तो नेचुरल है थर्ड पार्टी ने तो पैसे दे दिए, इसलिए फर्म क्या होगी, थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होगी। इट हैज टू मेक गुड द लॉस। जैसे एग्जाम्पल था कि एक्स एंड वाई जेड पार्टनर्स हैं, कार पार्किंग से रिलेटेड धंधा है, तो वहां किसी ने कार पार्क करी और एज ए पार्टनर ने कार क्या करी, बेच दी। तो बेच दी तो नेचुरल है पूरी की पूरी फर्म इसके लिए क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी।
तो देखिए इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तरह से हमारा ये भी निकल गया चैप्टर 4 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, और 5 भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग, और छठे हम इससे में आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो कि हमारा सेक्शन 39 से कहां तक आएगा, 55 तक आएगा, राइट। तो जैसे मैंने कहा अभी आपको, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6, तो आपने यहां लिखना भी हो, अप टू यू गाइस, दिस इज चैप्टर नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर आता है सेक्शन नंबर 39 से कहां आता है, 55 तक आता है, और यहां डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हेडिंग में मैंने क्या डाल रखा है, 39 से 44। तो मेनली क्या है, ये है सेक्शन नंबर 39 से 55 है, लेकिन 55 तक तो अपने कोर्स में पूरे थे ही नहीं, थे ही कहां तक, 49 तक। तो ये मैंने बनाया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग और किस तरह से वो हो सकती है। तो डेफिनेशन आती है 39 में कि जब डिसोल्यूशन होगी पार्टनरशिप, लेकिन किसके बीच में, सारे पार्टनर्स, दैट मीन्स उनका लीगल रिलेशनशिप आपस में क्या हो गया, कम्स टू एन एंड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सारे एसेट बेच दिए जाएंगे एंड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, अपन रीपे करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने के तरीके कितने हैं भैया, 5 हैं। सेक्शन 40 को मैंने आसान हेडिंग बना के दिया था वॉलेंट्री, जिसका मतलब है बाय एग्रीमेंट, 2 ही तरीके हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, या जैसे आपके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और 41 में है कंपलसरी, 2 ग्राउंड्स हैं, जिसका मतलब है लॉ बंद कर रहा है। एक कारण क्या है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के सारे हो गए, या आपका बिजनेस क्या हो गया है, अनलॉफुल हो गया। लेकिन बिजनेस वाले पॉइंट में याद रखिएगा, अगर आप 4 बिजनेस कर रहे हो, मान लो 3 अनलॉफुल हो गए, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि चौथे काम के लिए फर्म क्या होगी, चलती रहेगी, राइट। तो यही प्रोविजन हमने इससे रिलेटेड लिखी थी कि सारे नहीं हुए तो जो लॉफुल है वो काम चलता रहेगा। देर आफ्टर जो बार बार जितनी हमने रिवीजन करी, सबसे हॉट सेक्शन ही क्या निकल के आता है, 42, क्योंकि हमने कितनी जगह इसके बारे में बात की है। सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वन, जिसको मैं कहता हूं कि आपने कहा लॉ ने कि ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, 4 ग्राउंड है जिसपे फर्म बंद हो सकती है, नहीं होगी अगर आप क्या बना लें, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन बन जाती है, स्टार पॉइंट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। इसलिए हर चीज पे जो भी टफ आता है आपको याद पता ही है, मैंने सारा हिंदी में भी लिख के दे रखा है। तो ग्राउंड्स मैंने 4 बताए थे, कोड की FDIC, तो F का मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप बनी है फिक्स टर्म के लिए तो नेचुरल है, जैसे वो एक्सपायरी होगी फर्म क्या हो जाएगी, बंद। D से क्या है, अगर पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ। I से क्या है, अगर एक भी पार्टनर, यहां एक भी है, कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया। और C से क्या है, अगर फर्म बनी है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, और वो एडवेंचर क्या हो गया, वो काम क्या हो गया, कंप्लीशन हो गया। देन 43 में आता है, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था सेक्शन 7 के साथ, कि आप नोटिस दे दीजिए, इन राइटिंग दे दीजिए, सारे पार्टनर्स को दे दीजिए, फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। किस दिन से, जो डेट आपने उसमें लिखी है, नहीं लिखी है तो जिस दिन उनको क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। 44 हमने कहा था कोर्ट बंद कर रहा है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन फिर ना भूलें, स्टार मैं यहां डाल देता हूं कि उसके लिए बहुत जरूरी है कोई पार्टनर क्या करे, केस करे, तभी फर्म बंद, मतलब कोर्ट अपने आप नहीं बंद कर रही, किसी पार्टनर के केस करने पे बंद कर रही है। तो हमने यहाँ 7 ग्राउंड पढ़े थे जहां मैंने कोर्ट की दी थी। तेज घोड़ा था, क्या हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया क्या हो गया, भाग गया। तो तेज में अगर आप देखेंगे तो पहला T से पॉइंट ये आता है, पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट, अपना शेयर राइट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, या उसने अलाउ किया है टू बी सोल्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने क्या करनी थी, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ई से था एक्सेप्ट लॉस, बिजनेस चल ही नहीं सकता। और अपना जे से था कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जिसका मतलब है फेयर ग्राउंड इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे हमने कहा था डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, पार्टनर स्टॉकिंग टर्म पे नहीं है, गैम्बलिंग करा पार्टनर, लॉस ऑफ टर्म, जिसका मतलब है आपस में क्या नहीं रहा, फेथ ही नहीं रहा। ये हो गया तेज। घोड़े से हमने पॉइंट किया था, अगर आप गिल्टी हैं किस चीज के, मिसकंडक्ट, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है तो प्रेजुडिशियली वो बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो कोर्ट कहती है इससे अच्छा क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। घोड़ा, अब पागल होने के हमारे 2 पॉइंट थे, देखिए, या तो आप क्या हो गए हैं, मेंटली पागल हो गए हैं, जिसे हम इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड कहते हैं। तो यहां ये बड़ा हमने इंटरेस्टिंग देखा था कि इफ अ पार्टनर हैज बिकम पागल, लेकिन कब, उसके लिए केस किसने किया था, या तो बाकी पार्टनर्स ने, या नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ व्हाट, इनसेन पार्टनर, ये वर्ड हमने इस्तेमाल किए थे, जिसका मतलब है कि मेंटली पागल हो गए हैं और नॉर्मल कोई बीमारी वाली बात नहीं हो रही है। देन हमने कहा था परमानेंटली आप क्या हो गए, इनकेपेबल हो गए टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, लाइक यहां क्या होगी, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। तो ये हो गया पागल हो गए। अब क्या था आखिरी पॉइंट, भाग गया।
तो बी से हमने किया था लगातार, लगातार को हम कहते हैं परसिस्टेंट या जानबूझ के विलफुल। क्या कर रहे हैं आप? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं जो डीड आपने बना था, चाहे वो आपके अफेयर्स जो आपने मैनेज करने थे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या अदरवाइज आपका कंडक्ट ऐसा है जो बिजनेस के लिए रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है बाकी पार्टनर्स के लिए कि वो क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें। क्योंकि आप बार बार फ्रीक्वेंटली क्या करते हो, एम्बेजलमेंट, चोरी चकारी, बार बार लड़ाई झगड़ा, गलत आप अकाउंट्स बना के देते हो, आप बिल वगैरह आपसे कागज मांगे जाए, आप मांगने के बाद भी नहीं देते हैं। इसलिए जब हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो बड़ा जरूरी हो गया एक डिफरेंस कर लिया जाए, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। जहां मैंने कोड की दी थी आपको MBBS करके भाई व्हील चेयर पे, तो M से मीनिंग तो हम कर रहे हैं, ठीक है। B से आ गया ब्रेक डाउन, तो यहां सारा रिलेशनशिप सारे पार्टनर्स में ब्रेक डाउन हो गया और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हुआ, विद अ पार्टनर हुआ। देन B से था बिजनेस, यहां पे एंड हो जाएगा, सीज हो जाएगा, यहां क्या रहेगा, कंटिन्यू। S से था स्कोप, नेचुरल है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाइडर है, ये क्या हो गया, नैरो हो गया, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ही क्या आ जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई से बुक्स हमने कहा था क्लोज हो जाएंगी, यहां क्या रहेंगी, नो फाइनल क्लोजर। W से हमने कहा था यहां वाइंडिंग अप हो जाएगी, दैट मीन सारे एसेट्स वगैरह रियलाइज होंगे, जबकि यहां क्या होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। C से था, देखिए कोर्ट भी सेक्शन 44 में पढ़ा था हमने, कोर्ट क्या कर सकती है, आपको डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एक्ट होता है, उसे फर्म नहीं करेगी। तो भाई इसके बाद डिसोल्यूशन के परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस वैसे 45 से 55 तक सेक्शन तक आते हैं, लेकिन हमारे स्टडी मेड में सिर्फ कितने सेक्शन थे, 45 से 49। तो एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस में भी घूम फिर के क्या दिखेंगे आपको, पार्टनर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो 45 में हम क्या कहते हैं, लायबल होगा, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर व्हाट, डिसोल्यूशन। जब फर्म बंद हो गई तो उसके बाद फर्म के पार्टनर्स के एक्ट कहां से आ गए और लायबिलिटी कहां से आ गई। कहता देखिए ऐसा है, फर्म डिसॉल्व होगी तो आपने क्या देना होता है, नोटिस, लेकिन आपने क्या नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया। तो नोटिस नहीं दिया है तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उससे आपने सामान अगर खरीदा उससे पैसे मिलने चाहिए। साथ में ये सेक्शन की इंटेंट है टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स व्हाट, थर्ड पार्टीज, कि अगर फर्म डिसॉल्व होगी बाकी पार्टनर्स को भी बचाने के लिए। लेकिन हमने यहां एक्सेप्शन पढ़ी थी सबसेक्शन 3 में कि कोई लायबिलिटी नहीं होगी आफ्टर डिसोल्यूशन, चाहे क्या नहीं दिया गया, पब्लिक नोटिस। अगर पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ, या पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट, या क्या है, डोरमेंट पार्टनर है, राइट। और दूसरी बात यह आती है जो पब्लिक नोटिस देना होता है वो कोई भी पार्टनर दे सकता है। 46 में है, देखिए क्योंकि आपने डिसोल्यूशन कर ली है, वाउंडिंग अप करना है, सारे एसेट वगैरह बेचने हैं, तो पार्टनर के कुछ राइट्स हैं इवन आफ्टर व्हाट, डिसोल्यूशन। तो वो राइट्स क्या है कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल मतलब अप्लाई किया जाए किसमें, इन पेइंग द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, और जो रेजिडुअल या जिसे कहते हैं सरप्लस बच जाए वो किसमें बांट दिया जाए, पार्टनर्स या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाए। देयर आफ्टर 47 कहता है चाहे डिसोल्यूशन हो गई है, वाइंडिंग अप हो गई है, लेकिन वाइंडिंग अप करने के लिए पार्टनर्स की क्या रहेगी, एक कॉन्टिन्यूअस अथॉरिटी रहेगी। तो वो क्या रहेगी कि फर्म के अफेयर्स क्या किए जाएं, वाइंड अप। क्योंकि देखिए फर्म चाहे डिसॉल्व हो गई है लेकिन उसके बाद पूरा वाइंडिंग अप का मतलब होता है एवरीथिंग कमिंग टू एन एंड। तो नेचुरल एसेट वगैरह बेचने हैं तो उसके लिए इश्तिहार वगैरह भी दोगे, एडवर्टीजमेंट भी करोगे, इसलिए उन अफेयर्स को वाइंड अप करने के लिए हर कार्य आप कर सकते हैं। और साथ में हो सकता है डिसोल्यूशन से पहले आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और बेहतर है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर लो, जो आपका अनफिनिश्ड काम था उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि कंप्लीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चाहे डिसोल्यूशन की बात हो गई है, कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं जो क्या हो गई थी, बिगन हो गई हैं, बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, आप उसे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टिन्यूअस राइट्स हैं सभी पार्टनर के। प्रोविजन या एक्सेप्शन के लिए आती है that the firm is no case bound by the acts of partner adjudicated as insolvent। देखिए तो सिंपल सी बात ये क्या कह रहा है, तो अगर कोई पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, फिर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बड़ा क्लियरली सेक्शन नंबर 34 में पढ़ा था, जैसे पार्टनर एडजुडिकेटेड हो गया इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी व्हाट,
पार्टनर फ्रॉम द डेट जिस दिन कोर्ट का क्या आ गया, एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट दिस प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु हैज आफ्टर एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेड। लेकिन मान लो वो ये एक्सेप्शन की फर्दर एक्सेप्शन है, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बाद भी लेट्स से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया या अपने आप को परमिट किया टू बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, पार्टनर, फिर तो वो क्या बन गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया। सेक्शन नंबर कौन सा लग गया, 28 लग गया। यही देखिए मैंने आपको लिख के दिया था। अब क्योंकि फर्म बंद हो गई है तो अब पार्टनर्स के आपस में अकाउंट्स हम किस तरह से सेटल करेंगे, तो हमने कहा था सब्जेक्ट टू उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, लेकिन मेनली दो बातें हैं, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, कहां से पे करेंगे, नेचुरल है, पहले प्रॉफिट में से फिर किस में से, कैपिटल, लेकिन स्टिल अगर कुछ डेफिशिएंसी बच गई तो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे, किसमें, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर एसेट्स हैं इंक्लूडिंग जो पार्टनर अपने घर से डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेके आए, उससे कैश लेके आए, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, पहले आप डेट पे करेंगे थर्ड पार्टी का, फिर आप एडवांस और लोन किसका, अगर किसी पार्टनर ने दिया, फिर उनकी क्या पे करेंगे आप, कैपिटल, और रेजिडुअल उनको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन आता है जी आपका सेक्शन नंबर 49 कि फर्म के डेट और आपके पर्सनल डेट जिसे हम कहते हैं सेपरेट डेट। तो फर्म के डेट नेचुरल है, कहां से पे होंगे, फर्म की प्रॉपर्टी में से, लेकिन अगर डेफिशिएंसी है तो कहां से पे होंगे, पार्टनर्स की लायबिलिटी हमने क्लियरली पढ़ी है, क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कौन से सेक्शन में पढ़ी, ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 25 में पढ़ी, इसलिए आपको पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा। और अगर सरप्लस है फर्म के डेट पे करने के बाद तो नेचुरल है, उसका उपयोग किया जा सकता है आपके सेपरेट डेट्स पे करने में। सेपरेट डेट कहां से पे करोगे, आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी में से, लेकिन डेफिशिएंसी है तो जितना आपका शेयर है कहां से, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, वहां से। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 6 और 7वां किस पे आता है, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के ऊपर आता है। और मैं क्लियरली बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था चैप्टर 7, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 8 है वो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने 7 लिख दिया था। एग्जैक्टली अगर कहें तो चैप्टर कितने बनते हैं, 8, लेकिन अपने कोर्स में कितने रहे, 7। और 7वें से में भी ध्यान दीजिए, सिर्फ 3 ही सेक्शन अपने स्टडी मैट में आते हैं, क्योंकि यहां देखिए सेक्शन नंबर 56 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 71 तक। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो एग्जैक्टली कहूं तो चैप्टर नंबर क्या बना, 7, सेक्शन नंबर कहां से नहीं, वो तो वहां से है, लेकिन आप ध्यान दीजिए स्टार्ट कहां से होता है, 56 से 71। अपने कोर्स में सिर्फ कितने सेक्शन है, 3 है, राइट। सो रजिस्ट्रेशन फर्म की करवाना कोई क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। तो अगर रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो 58 कहता है आपने एप्लीकेशन देनी है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में देनी है, साथ में फीस भी लगती है। किसको देनी होती है, रजिस्ट्रार को देनी होती है। रजिस्ट्रार कहां का होता है, जिस एरिया में आपका क्या है, जिस एरिया में आपका बिजनेस सिचुएटेड है या प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। साथ में आपको उसको क्या देनी होती है, फीस देनी होती है। ये एप्लीकेशन आप उसको पोस्ट से भी दे सकते हैं या खुद आप उसे डिलीवरी भी कर सकते हैं। और साथ में इस फॉर्म की क्या करवानी होती है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वेरिफिकेशन। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा क्या जाता है, नॉर्मल सी बातें हैं, फर्म का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेसेस कहां है, बाकी प्लेसेस ब्रांचेस कह लो, किस दिन पार्टनर ज्वाइन हो रहे हैं, पार्टनर का पूरा डिटेल, नेम एंड एड्रेस, एंड देन व्हाट ड्यूरेशन ऑफ फर्म। 6 बातें आपको लिख के देनी होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 58 का 1 का ये क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कहने का मतलब अगर फर्म बन गई और ये आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कब, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, 1 साल के बाद। तो सेक्शन 59 का ये क्या कहता है, आपको लेट रजिस्ट्रेशन की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। बड़ी सस्ती सी पेनल्टी है, 100 रुपए पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 1.5 साल भी है तो 200 रुपए हो जाएंगे, पेबल टू व्हाट, रजिस्ट्रार। देन जो भी आपने फर्म का नाम आपने इस्तेमाल करना है उसके ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शन आप कह लीजिए, लेके चलिए।
एक तो देखिए जैसे आप कराओ ये अंग्रेजों वाले राजा महाराजा के नाम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा आप ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे पता चलता है आपका पैट्रोनेज कनेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर देती है तो उनका नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम सिमिलर नेम किसी और फर्म का आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। और देखिए नॉर्मली जो रजिस्टर्ड फर्म होती है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, उनको ब्रैकेट में वर्ड क्या डालना पड़ता है, रजिस्टर्ड, वहीं से पता चलता है। और ये कहता है 59 का 2, लेकिन स्टडी मैट में नहीं दे रखा, बट ये मैंने आपको नॉलेज दी थी कि कैसे पता चलता है रजिस्टर्ड है या नहीं है। 59 में कहता है रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी, अगर वो सेटिस्फाइड है 58 के कंप्लायंसेस से तो वो अपनी एक एंट्री अपने रिकॉर्ड में डाल लेगा, और जिसे हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और आपको इश्यू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम मान लेंगे फर्म रजिस्टर्ड कौन से दिन होगी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर फीस के साथ दे दी थी, जिस दिन आपने उसे रजिस्ट्रार के पास क्या कर दिया था, डिलीवर कर दिया था। देयर आफ्टर हमारा सेक्शन लास्ट आता है 69 की, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उसके इंपैक्ट या उसकी डिसेबिलिटीज क्या होंगी, क्योंकि हमने कहा था रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कोई आपको इसके ऊपर क्या नहीं लगती है, पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है, ये जरूर ध्यान रखें आप, राइट। बट डिसएडवांटेजेस ये क्या है, 4 हैं। एक, आप एज ए फर्म या पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी पे क्या नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में कोई स्यूट नहीं कर सकते, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और अगर कोई थर्ड पार्टी कर रही है, आपने पैसे देने हैं लेकिन कुछ लेने भी हैं, तो आप सेट ऑफ नहीं करवा सकते हैं अगर वो स्यूट की वैल्यूएशन क्या है, 100 रुपए से ज्यादा है। अप टू 100 रुपए है तो आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है, और कोई भी पार्टनर अपनी फर्म या बाकी पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकता जब तक क्या ना हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ना हो जाए। लेकिन एक्सेप्शन थी, कोई ये डिसएडवांटेज वाली बात नहीं, वही ऊपर वाले पॉइंट रिवर्स हो गए। थर्ड पार्टी केस कर सकती है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगर वो वैल्यू क्या है, अप टू ₹100 है। और पार्टनर्स, ये वाला पॉइंट हमने जैसे पढ़ा था एक्सेप्ट वाला, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे सेटलमेंट के लिए कर सकते हैं। डिजीज पार्टनर के घर वाले अपना डिजीज का हिस्सा लेने के लिए केस वगैरह कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं, पार्टनर वगैरह इंसॉल्वेंट हो गया है तो नो डाउट उसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास चली जाती है। तो उससे अगर आपने कोई शेयर लेना है, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। और कहता है अगर रजिस्टर्ड फर्म डिसॉल्व हो गई और साथ में बिजनेस क्या कर रहा है, कोई एक पार्टनर कैरी ऑन कर रहा है, रजिस्टर्ड फर्म की बात हो रही है, और आपने कोई नोटिस नहीं दिया किसको, रजिस्ट्रार को, किससे रिलेटेड, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो ये ध्यान रखें रिमेनिंग पार्टनर्स मे स्यू फॉर व्हाट, सब्सिक्वेंट डीलिंग और ट्रांजैक्शन। या इस सिंपल भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि अगर रजिस्टर्ड फर्म में ये चेंजेस हो गए, आपने रजिस्ट्रार को नहीं बताया, तो उस फर्म को ही क्या मान लिया जाता है, अनरजिस्टर्ड। तो इसलिए एक ये भी एग्जांपल था, क्या एक रजिस्टर्ड फर्म फाइल द सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, रजिस्टर्ड तो कर ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। एक, केस होना चाहिए फर्म के नाम पे। नंबर 2, जो व्यक्ति केस कर रहा है वो कौन होना चाहिए, पार्टनर। पार्टनर किसके रजिस्टर में, रजिस्ट्रार के, राइट। तो विद दिस बेटा जी, from my side this revision comes to an end. I hope so आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।